भारत के घने वनों में एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जिसको हर एक मनुष्य का सुनना जरूरी है। ये कहानी है विशालकाय शरीर वाले हाथी की, जिसको गजा या हस्ती भी बोला जाता है। आज भी भारत के जंगलों में ये शानदार प्राणी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। शिकारियों, जंगलों की कटाई और नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर उनका अस्तित्व दांव पर लगा है। उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार और अन्य संस्थाएं हरदम कोशिश कर रही है और कई सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और कैंपेन भी चला रही है। लेकिन क्या सचमुच उनका भविष्य सुरक्षित है या वनतारा जैसे बड़े बड़े कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सिर्फ एक दिखावा है? सच क्या है, स्कैम या कृपा? ये सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कल्चर और हिस्ट्री में एलिफेंट का रेस्क्यू, केयर, ट्रीटमेंट करने की प्रथा काफ़ी पुरानी है। 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। इस स्कीम का एम है टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स, एड्रेस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट and to promote the welfare of captive elephants। लेकिन जब हम इतिहास में इससे भी पीछे जाते हैं तो हमें मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हड़प्पा और मोहनजोदारो में हुए एक्सकेवेशन से मिले हुए सील्स, जिसमें हाथी का आकार देखने को मिला है। इंडस वैली के पीरियड में एबंडेंट क्वांटिटी में इन सील्स के अवेलेबिलिटी इस बात को दर्शाता है कि एलिफेंट उस सिविलाइजेशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट रहे। प्राचीन काल से ही एलिफेंट भारत के समाज का एक अभिन्न अंग रहा है, प्राइमरीली बिकॉज युद्धों में हाथी और घोड़े हमेशा से एक अहम भूमिका निभाते आ रहे थे। एक राजा की आर्मी के स्ट्रेंथ को उसके सेना बल में मौजूद हाथी और घोड़ों के संख्या पे भी निर्भर करते हैं। हाथी दांत यानी कि आइवरी की डिमांड देश विदेश में प्राचीन काल से ही काफ़ी ज़्यादा थी। हाथी दांत से बने आइवरी ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव एंड लग्जरी आइटम्स को समाज में काफ़ी पसंद किया जाता था और चाव से उसको इस्तेमाल भी किया जाता था। सेलिब्रेशन और शोभा यात्रा में भी हाथी की उपस्थिति भारत की संस्कृति में बहुत ही शुभ और पुरानी रीत है। गजशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई एक एंशिएंट मैनुअल है एलिफेंट्स के ऊपर, जिसे एक साइंटिफिक एलिफेंटोलॉजी बोलना भी गलत नहीं होगा। इस मैनुअल में एलिफेंट्स के नॉलेज, केयर और मैनेजमेंट को प्राधान्यता दी गई है। The foundation of veterinary science in India can be attributed to शैलहोत्र। शैलहोत्र एक 3rd century BC एक्सपर्ट थे। वो एक्सपर्ट थे पशुपालन और पशु चिकित्सा में। उनकी किताब शैलहोत्र संहिता मेडिसिनल प्लांट्स और सर्जरी के माध्यम से बीमार जानवरों के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। किताब में पिक्टोरियल डिपिक्शन के साथ घोड़ों की सर्जरी वगैरह भी करने का वर्णन किया गया है। घोड़ों के एनाटॉमी का भी पेंटिंग्स के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। माना जाता है कि ऋषि शैलहोत्र को ये ज्ञान खुद ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। वैसे इस किताब में ज़्यादा फोकस घोड़ों पर ही किया गया था, क्योंकि उस समय के हिसाब से स्वस्थ और शक्तिशाली घोड़ों से ही एक शक्तिशाली राज्य का परिचय होता था। लेकिन ऋग्वैदिक एरा में ही एक ऐसी और किताब लिखी जा रही थी जिसका नाम था हस्त आयुर्वेदा, जिसको गज आयुर्वेदा या गज चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब में हाथियों की बीमारी और उसके उसके इलाज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, ट्रीटमेंट और केयर के बारे में लिखा गया था। साथ ही हाथी के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ट्रेनिंग एंड कैप्चरिंग में भी ये पुस्तक प्रकाश डालती है।
पालकप्पा ऋषि को इस किताब का जनक माना जाता है, जिन्होंने इस किताब को लॉर्ड गणेशा जी को डेडिकेट करके लिखा था। पालकप्पा एक ऋग्वेदिक सन्यासी थे जो जंगलों के बीच नदी के किनारे एक हाथियों के झुंड के बीच में ही रहा करते थे। इस बात का जिक्र नीलकंठम द्वारा रचित मातंग लीला नाम के किताब में भी देखने को मिला है। मातंग लीला भी एक किताब है जिनको साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड केयर ऑफ एलिफेंट्स बोला जा सकता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक टेक्स्ट है एलिफेंटोलॉजी के ऊपर। वैदिक लिटरेचर और पुराणों में भी एलिफेंट्स का प्रोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कई सारे हिंदू टेक्स्ट और पुराणों में विघ्नहर्ता लॉर्ड गणेशा जी के एलिफेंट हेडेड होने की कहानी पढ़ने को मिलती है। एलिफेंट को हिंदू माइथोलॉजी में सिंबल ऑफ नॉलेज के तरह देखा जाता है। हाथी का बड़ा सर जैसे कि यूनिवर्स के सारे नॉलेज का एक रिपोजिटरी हो और उनके बड़े कान एक कॉन्डुइट की तरह यूनिवर्स के सारे ज्ञान को जैसे ग्रहण कर रहा हो। इसके अलावा देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत, जो कि विष्णु पुराण के अनुसार दूध सागर के मंथन के वक्त अपीयर हुआ था। गजलक्ष्मी, जो माता महालक्ष्मी के 8 रूपों में से एक है, आदि का उल्लेख भी कई माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में देखा जाता है। वैदिक लिटरेचर में हाथी को हस्तिन, मृगहस्तिन, वरनाथ आदि नाम से जाना जाता है। पौराणिक टेम्पल्स जैसे कि केरला का गुरुवायूर टेम्पल, एलोरा केव्स का कैलाशनाथ टेम्पल, खजुराहो का विश्वनाथ टेम्पल, थंजौर का बृहदेश्वरा टेम्पल, मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल, हम्पी का विरूपाक्ष टेम्पल आदि में एलिफेंट के कार्विंग्स या स्ट्रक्चर मिलते हैं। मुंबई के एलिफेंटा केव्स के तो एंट्रेंस में ही एक लाइफ साइज स्टोन एलिफेंट का स्ट्रक्चर था। मैंने जिन साइट्स का उल्लेख किया, इनमें से कई सारी साइट्स आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं। यूनेस्को के अंदर वो कल्चरल हेरिटेज माने जाते हैं। विजयनगर एम्पायर के रूलर राजा कृष्णदेवराय के कोर्ट में जो 8 विद्वान पोइट और स्कॉलर्स थे, उनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज यानी 8 एलिफेंट्स ऑफ डायरेक्शंस। इस प्राचीन काल से ही सिंबल ऑफ नॉलेज एंड पावर के रूप में देखा जाता था। हिंदू धर्म के अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी हाथी का काफ़ी महत्व है। बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध के माता माया को बुद्ध के जन्म से पहले एक सफ़ेद हाथी का सपना आया था और इसीलिए कई बुद्धिस्ट स्तूपा और आर्किटेक्चर में एलिफेंट का प्रेजेंस देखने को मिलता है। द कार्विंग्स एट भरोत, सांची और बोध गया और इसके अलावा अमरावती और नागार्जुन कोंडा भी एलिफेंट को एज अ सिंबल ऑफ बुद्धिज्म फीचर करते हैं। हमारे देश के नेशनल एम्ब्लम अशोक स्तंभ में भी जो 4 एनिमल देखने को मिलते हैं, उसमें से एक एनिमल है हाथी। अशोक स्तंभ सारनाथ के अशोकन पिलर का ही एक हिस्सा था। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और उसके बाद से उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार भी किया था। बुद्धिज्म में वाइट एलिफेंट को सिंबलाइज किया जाता है नोबिलिटी, स्ट्रेंथ, विजडम और प्योरिटी से। जैनिज्म में भी एलिफेंट का सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, जहाँ एलिफेंट स्ट्रेंथ, विजडम और रॉयल पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैनिज्म के जो सेकंड तीर्थंकर थे अजितनाथ, उन्होंने भी अपना सिंबल एलिफेंट को ही चुना था। जैन आर्ट और स्कल्पचर में भी एलिफेंट्स को अटेंडेंट या रॉयल माउंट की तरह देखा गया है। कुछ जैन टेम्पल्स जैसे कि चामुंडल, भगवान पार्श्वनाथ धाम जो हैदराबाद में है,
रणकपुर जैन टेम्पल आदि में आप एलिफेंट के कार्विंग्स और स्टैचूज देख सकते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसे मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री में भी जो ईयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ है उसको ईयर ऑफ एलिफेंट बोल के रेफर किया जाता है। अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में जब भारत में आक्रमण करने वो आए थे, तो पोरस से लड़ाई करने के बाद उनके सेना ने बगावत कर दी थी। बोला जाता है कि उनके सेना के बगावत करने के पीछे नंद डायनेस्टी के पास जो बहुत सारे हाथी प्रेजेंट थे उस टाइम पे, वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से वो अलेक्जेंडर की सेना डर गए थे और अलेक्जेंडर को भारत पे विजय हासिल करने का सपना अधूरा छोड़ के ही यहाँ से वापस जाना पड़ा था। इस पराक्रमी नंद डायनेस्टी के विनाश में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले चाणक्य द्वारा रचित जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं, उनकी वर्ल्ड फेमस बुक अर्थशास्त्र में भी हाथियों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार एक राजा को अपने राज्य के हाथियों का ख्याल रखना चाहिए। इनफैक्ट एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ एलिफेंट फॉरेस्ट को भी राजा को नियुक्त करना चाहिए और हाथी को मारने वाले को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा इस किताब में लिखा गया है। कालिदासा द्वारा रचित पोएम रघुवंशी में भी जब इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था प्रिंस अजय के साथ, तो प्रिंस अजय ने कामरूपेश्वर का हाथ पकड़ के हाथी से उतर के ही अपने मंडप तक गए थे। महाभारत के युद्ध में प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने अपनी हाथी सुप्रतिका के साथ कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। प्रागज्योतिषपुर यानी कि वर्तमान के भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की बात हो रही है। असम प्राचीन काल से ही एक हाथी प्रधान देश रहा है। यहाँ अमीर लोग हाथी पालन करने को अपने समृद्धिशाली होने का प्रमाण भी मानते थे। असम के कई ट्राइब्स जैसे कि खामती, सिंगफो, नौरा, फाकियार और मोरान आदि हाथी के बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज से परिपूर्ण है और प्रथा के अनुसार इन्हीं ट्राइब में से किसी एक जन को हाथी को पकड़ने वाले फंदी और उसको चलाने वाले माउट के रूप में भी नियुक्त किया जाता था। असम के किंग और नोबल्स हाथी एलिफेंट राइडिंग में काफ़ी पारंगत थे। आहूम राजाओं में जिनके सेना बल में हाथी का प्राचुर्य था, वे लोग अपने जो राजध्वज था उनका, उसमें हाथी का सिंबल यूज करते थे और ऐसे राजाओं को गौजध्वज भी बोला जाता था। 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग असम आए थे। उन्होंने अपने ट्रैवलॉग सीयूकी में कामरूप में राजा भास्कर वर्मा के पास रहे 20,000 हाथियों का भी उल्लेख किया है। असम के बुरंजी और ताम्र लिपियों में भी हाथियों का वर्णन काफी इंटरेस्टिंग है। 1734 में सुकुमार बोरकाइट के द्वारा लिखा गया हस्ते विद्यानव को हाथी विद्या में बेस्ट साइंटिफिक बुक माना जाता है। ओरिजिनली ये स्वर्गदेव शिव सिंह और बोरकोरी अंबिका देवी के निर्देश में लिखा गया था। उन्होंने इस बुक को पैट्रोनाइज किया था। ये एक पिक्टोरियल मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि असमीज साची पाट पे दिलबर और डोसाई नाम के 2 पेंटर द्वारा पेंट किया गया था। दिलबर जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे, वो एक मुगल थे, और डोसाई जो एक लोकल हिंदू पेंटर थे। इन दोनों के मनमोहक पेंटिंग्स ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। हाथी के अलावा इस बुक में स्वर्गदेव शिव सिंह, बोरकोरी अंबिका देवी, प्रिंस उग्र सिंह, ऑथर सुकुमार बोरकाइट और दोनों चित्रकारों की पेंटिंग्स भी मौजूद है। इन चित्रों में असमीज आर्ट और मुगल पेंटिंग्स का
मनमोहक संमिश्रण देखने को मिलता है। इस पुस्तक को हाथी के ऊपर बेस्ट कॉम्प्रहेंसिव टेक्स्ट माना जाता है, क्योंकि बोरकाई जी ने इस बुक में असमीज ट्रेडिशनल और रीजनल नॉलेज के साथ ही एलिफेंट्स के ऊपर लिखी हुई बुरंजी या इतिहास, ताम्रलिपियाँ, कई पौराणिक संस्कृत टेक्स्ट जैसे कि पालकट्ट की हस्तायुर्वेदा, नीलकंठ की मातंग लीला, सोमदेवा के यशस तिलक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कमंडकिया नीतिसार, इन सब को असमीज रीजनल ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ जोड़ के कंपाइल किया। हस्तविद्यानुभा में असम के आस पड़ोस के जो ट्राइब्स थे उनके रीजनल नॉलेज को भी कंपाइल किया गया था। हस्तविद्यानभ पुस्तक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिफेंट के स्टेबल कैसे बनाए जाते हैं, उसके रूल्स, हाथी को किस माप के खूंटे से बांधना चाहिए, यहाँ तक उसको किस लकड़ी का बनाना चाहिए जो खूंटा होता है हाथी बांधने का, हाथी दांत का मूल्य, यात्रा काल में या यात्रा से लौटने के बाद जो हाथी के साथ शुभ काम आदि होते हैं, इस सब के बारे में काफ़ी एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इनफैक्ट अच्छे हाथी, बुरे हाथी, निंदित हाथी, हाथी के गुण दोष, हाथी को कैसे वश करे, युद्ध हस्ती, राजा के जो मेन हाथी होते हैं उसके क्या गुण होने चाहिए, बीमार हाथी के लक्षण कैसे होते हैं, उसको मेडिसिन कैसे देने चाहिए, उसके ट्रीटमेंट, हस्ती पालन, ट्रेनिंग, हाथी के साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हाथियों से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को इस किताब ने बखूबी एक्सप्लेन किया है। हर एक्सप्लेनेशन के साथ सुंदर पेंटिंग्स इस ग्रंथ को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। किताब की कई पेंटिंग्स अभी डल हो गए हैं, बट कुछ अभी भी उज्जवल और रंगीन है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू आदि लोगों ने जब इस पुस्तक को पढ़ा, वो भी इस पुस्तक के चित्रों से मोहित हो गए और उन्होंने काफ़ी इसकी तारीफ भी कर चुके हैं वो लोग। डॉक्टर सूर्य कुमार भूया, अ सेलिब्रेटेड असमीज हिस्टोरियन, उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को बेस्ट पिक्टोरियल और इलस्ट्रेटेड बुक भी डिक्लेयर किया है। लेकिन आज ये बुक सिर्फ सोशल साइंस या असमीज लिटरेचर के स्टूडेंट्स के करिकुलम का एक चैप्टर बन के रह गया है। हस्तविद्यानुभा के उपरांत भी मेडिवल असम के जोरहाट, टीटाबोर, गुवाहाटी, माजुली आदि जगह से असमीज कैथली स्क्रिप्ट में लिखी हुई एलिफेंटोलॉजी के ऊपर कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं। इनको भी सांची पाठ में ही लिखा गया है। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाथी पुठी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, और एलिफेंट्स के टेमिंग, कैप्चरिंग और ट्रीटमेंट, रॉयल सेलिब्रेशन में उनका भाग लेना, उनका ट्रेनिंग आदि के ऊपर भी मिडिवल असम में और भी कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको हर बीच पे मिलते रहते हैं एक्सकेवेशंस के थ्रू। लेकिन उनमें से बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट इनकम्प्लीट मिले हैं। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट शायद समय के साथ खो भी गए हैं। तो इनमें से जो बच गए थे उन्हीं सबको कंपाइल करके गजेंद्र चिंतामणि नाम से इनके एक कंपाइलेशन को प्रस्तुत किया गया, जो अभी फिलहाल असम के माजुली स्थित आउनियाती सत्र में संरक्षित रखा गया है। गजेंद्र चिंतामणि के अलावा कुछ और भी मैन्युस्क्रिप्ट इसी सत्र में रखे गए हैं। हस्तविद्यानुभा जो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसको गुवाहाटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड एंटीक्वारियन स्टडीज DHAS में संग्रहित करके रखा गया है। आज IUCN के रेड लिस्ट में एशियाटिक एलिफेंट्स को एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पोचिंग, इलीगल ट्रेड, हैबिटेट लॉस, मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट आदि इसके प्रमुख कारणों में आते हैं। हाथी दांत या आइवरी की तस्करी के लिए कई लोग एलिफेंट्स का मर्डर करते हैं, मार डालते हैं।
कई लोग जीवित एलिफेंट से भी हाथी दांत या टस्क को काट के लेके जाते हैं। जब एक जिंदा एलिफेंट के टस्क को यानी हाथी दांत को काट के ले जाया जाता है तो उसके पूरे बिहेवियर में ही एक चेंज देखने को मिलता है। ये बोला जाता है, मतलब जो एलिफेंट्स के जानकार लोग बोलते हैं कि टस्क को कट करना एक हाथी के लिए फिजिकली एज वेल एज इमोशनली भी बहुत पेनफुल रहता है। हाथियों को कई जगह जैसे सर्कस, अम्यूजमेंट पार्क्स आदि में मनोरंजन या सफारी के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो उनको कई बार एंशियस और डिस्ट्रेस में डाल देता है। पेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस बारे में काफ़ी समय से आवाज़ उठाते आ रही है। पेटा ने सेलिब्रेशन और प्रोसेशंस में मैकेनिकल एलिफेंट्स यूज़ करने को भी कई बार सजेस्ट किया है। और इसके अलावा जो कैप्टिव एलिफेंट्स रहते हैं उनको रिलीज़ करने के लिए भी पेटा हाल दो हाल में गुहार लगाता रहता है। इन सभी बातों पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर साल अगस्त 12 को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया में चलने वाले कुछ मेजर एलिफेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो फोकस करता है कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स पे। एलिफेंट कॉरिडोर्स जो एक इनिशिएटिव है टू क्रिएट सेफ पाथवेज फॉर एलिफेंट्स सो दैट दे कैन मूव बिटवीन देयर हैबिटेट्स। स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम भी काफ़ी चले हैं, जैसे कि आपका केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एलिफेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम और कर्नाटका एलिफेंट प्रोजेक्ट जो कि पॉपुलेशन मॉनिटर करता है और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी काम करता है। इसके अलावा भी कई सारे प्रोग्राम जैसे कि माइक जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम, हाथी मेरे साथी कैंपेन, प्रोजेक्ट रिहैब इन कर्नाटका एंड असम आदि प्रमुख बोले जा सकते हैं। इसके अलावा एलिफेंट्स के हैबिटेट लॉस और एलिफेंट्स को हैबिटेट लॉस और पोचिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके साथ ही लोकल्स के साथ एलिफेंट्स को एग्जिस्ट कर पाए, इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया में कई सारे एलिफेंट रिजर्व्स भी बनाए गए हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया में 33 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स है जो कि 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स के करीब 80,000 किलोमीटर्स को कवर करता है। इनमें कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लिख सकते हैं कामेंग एलिफेंट रिजर्व, मैसूर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व एटसेट्रा। India is home to approximately 60% of the world's Asian elephant population. गौर करने वाली बात है कि 1986 में ही IUCN रेड लिस्ट में एशियन एलिफेंट्स को endangered डिक्लेयर कर दिया गया था। 1992 में इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया, यानी कि 30 साल के वेरियस एफर्ट्स के बाद आज भी एशियाटिक एलिफेंट्स इंडेंजर्ड है। एक राजा के राज्य में जब हाथी मरने लगे थे तो उनको एक पंडित ने कुछ उपाय लिख के दिए। इन उपाय को जब राजा ने अच्छे से फॉलो किया, उनके राज्य में हाथियों का मरना भी बंद हो गया था। तब से जो भी राजा इन उपाय को हस्ती पालन, प्रशिक्षण और चिकित्सा में मान के चला है, उनके राज्य में कभी हाथियों की कमी नहीं होती थी और उनकी सेना भी मजबूत होती थी। यही डॉक्यूमेंट जिसमें वो ये उपाय लिखे हुए थे पालकत्व के गजशास्त्र का बेसिक प्रिंसिपल है। शायद अब हमें पालकत्व के गजशास्त्र के पन्नों को पलट के देखने की ज़रूरत है, या फिर आज के समय और समाज के हिसाब से गजशास्त्र को मॉडिफाई करके कंपाइल करने की ज़रूरत है।
हाल ही में 4 मार्च 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वनतरा का इनॉग्रेशन किया था। वनतरा जो कि एनिमल्स के रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, केयर और रिहेबिलिटेशन के लिए डेडिकेटेड है। 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के वक्त ही वनतरा काफ़ी हाईलाइट में रहा था, उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया था। और इसी दौरान वनतरा के एलिफेंट केयर सेंटर, हाइड्रोथेरेपी, एलिफेंट किचन, ये सब भी काफ़ी चर्चे में रहे थे। खासकर वनतरा के जो एलिफेंट किचन है उसके अंदर अनंत अंबानी जी का खुद रसोई में खाना बनाना और एक न्यूज़ एंकर को हाथी के लिए बनाए खाना खिलाने वाले वीडियोस काफ़ी वायरल भी हो गए थे। फिलहाल वनतरा खुद ही एक कंट्रोवर्सीज में उलझ के रह गया है। कोई इसे ग्रेट इनिशिएटिव बोल रहा है तो कोई इसे कंजर्वेशन के नाम पे 3000 एकड़ का एक स्कैम भी डिक्लेयर कर चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।